बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम चैप्टर 13 की लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके साथ चैप्टर 14 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 के दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ये पहला जो लेक्चर है इसमें मैं उसका इंट्रोडक्शन और जो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से टॉपिक है वो डिस्कस करूँगा, और दूसरा लेक्चर जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सका वो वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बहरहाल पहले हम जो है वो 13.5 एग्जांपल जो है इसको देखेंगे। इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन द थ्री रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिग। ये फिग दी गई है। इस फिग में ये तीन रेजिस्टर्स हैं, ये R1 है, ये वाला R2 और ये वाला R3। कह रहा आप इन तीनों में से करंट जो है वो फाइंड करें। ये जो पहली बैटरी लगी हुई है इसकी वोल्टेज है 40, पोटेंशियल EMF 40 वोल्ट है। दूसरे वाले की 60 वोल्ट है, तीसरे वाले की 50 वोल्ट है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कम पोटेंशियल का डिफरेंस, ये इसका 60 वोल्ट इधर और इसका ये 40 वोल्ट, 60 और 40 का डिफरेंस लें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, वो 20 वोल्ट का है। तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ले लिया। इधर भी हमने क्लॉकवाइज ले लिया। ज़रूरी नहीं है क्लॉकवाइज ही लें, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है लूप करंट हम इस तरह से ले लें जिस तरफ एक्चुअल करंट है। तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा जो करंट की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव के अंदर ही आती है। और अगर हम ये लूप करंट जो इमेजिनरी पाथ हैं ये एक्चुअल करंट से अपोजिट ले लें तो आंसर उससे भी बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन जस्ट ये होगा कि अगर कहीं पे एक्चुअल करंट के हमने अपोजिट डायरेक्शन लिया तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारी कैलकुलेशन के साथ। तो नेगेटिव साइन हम उसकी एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे कि एक्चुअल करंट जो है वो इस तरह नहीं है जिस तरह हमने ड्रॉ किया है, वो इसके अपोजिट है। तो बहरहाल दोनों तरह हो सकता है। तो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेमली, ये I1 है, ये I2 है। रेजिस्टर्स है R1, ये वाली रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये R2 ये वाली रेजिस्टेंस 30 ओम है, और ये R3 ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम है। हमने बैटरीज भी लिख दी। वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट बैटरी E1 उसकी 40 वोल्ट है, सेकंड बैटरी की 60, थर्ड बैटरी की 50 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? करंट थ्रू R1। इस R1 में से करंट फाइंड करना है। इसमें से सिर्फ एक ही करंट गुजर रहा है और उसका नाम I1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आगे रेड कलर से I1 लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया पिंक कलर से। दूसरा रेजिस्टर R2, इसमें दो करंट पास कर रहे हैं। ये I1 तो इधर से इधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये I2 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का नेट लेना है, तो इसके लिए हमने I1 माइनस I2 कर दिया। I2 माइनस I1 क्यों नहीं किया, I1 माइनस I2 क्यों किया? तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, 40 और 60 और 40 वोल्ट का डिफरेंस, 60 और 40 वोल्ट का डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है 20 वोल्ट की वजह से फ्लो कर रहा है। और इधर देखें, इधर ये 60 है और इधर 50 है, तो इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है 60 में से 50 गए 10 वोल्ट की वजह से फ्लो कर रहा है। तो ये वाला करंट बड़ा है, 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो कर रहा है, और ये 10 वोल्ट के, तो इसलिए बड़े करंट में से छोटे को हमने माइनस कर दिया, I1 माइनस I2, क्वेश्चन मार्क दे दिया। R2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। तीसरा है करंट थ्रू R3, उसका नाम है I2 करंट जो है वो R3 में से गुजर रहा है, तो इसलिए हमने इसको I2 लिख के क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यहाँ पर ये सारा डाटा लिखने के बाद हम किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे। ये देखिएगा, अब ये E1 बैटरी है, हमने इस पे किरचॉफ रूल अप्लाई किया। कौन से पे? ये लूप है ADCBA। तो इस लूप के ऊपर जब हमने किरचॉफ रूल अप्लाई किया तो हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये E1 बैटरी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी लॉस होगी, पोटेंशियल को हम नेगेटिव का साइन देंगे, वोल्टेज ड्रॉप को, ये हमने नेगेटिव E1 लिखा। फिर रेजिस्टर में से गुजरेंगे। मल्टी लूप सर्किट में मैंने आपको बताया हुआ कि रेजिस्टर आ जाएगा, जिस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टर के साथ पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव ही लिखा जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव I1 R1, ये लिख दिया हमने, नेगेटिव I1 R1। फिर जब हम इधर आए इस रेजिस्टर में, इसमें दो करंट गुजर रहे हैं,
एक करंट ये I1 नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा I2 जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। रूल ये है कि जिस लूप की इक्वेशन लिखी जा रही होती है उसके करंट को बड़ा कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और दूसरे वाले को छोटा यानी नेगेटिव कंसिडर करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो नेट फाइंड करने के लिए I1 में से I2 को माइनस किया, तो ये गया I1 माइनस I2 इंटू R2 आ गया। तो रजिस्टर की वजह से नेगेटिव आया, यहाँ पे भी रजिस्टर की वजह से। अब इस बैटरी में हम जा रहे हैं, हमारा पाथ ये है A से D, D से C, फिर C से B की तरफ। ये बीटा लिखा गया है, B है वैसे। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसको पॉजिटिव लेंगे, एनर्जी गेन हुई है। लोअर पोटेंशियल से हम हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए E2 के साथ हमने पॉजिटिव का साइन दिया। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दी। E1 की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है 40 वोल्ट है, और उसके साथ R1 की वैल्यू ये भी हमने शो की हुई है जी। इस R1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया 10 ओहम, और R2 की जगह पर हमने 15 ओहम 30 ओहम सॉरी, और R3 की जगह पर 15 ओहम। R3 तो इसमें है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर दी, साथ में E1 की भी। तो ये इक्वेशन बन गई। ये देखें, E1 की जगह पर 40 लिखा, R1 की जगह पर 10 लिखा, और R2 की जगह पर 30 लिखा, E2 की जगह पर 60 लिखा, जो इनकी वैल्यूज है। अब इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया और 30 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया, ये -40 माइनस 10 I1, ये वैसे लिख दिया -40 माइनस 10 I1। ये 10 को I1 के शुरू में लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव I1 होगा, लेकिन इधर से 30 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा -30 I1, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव, और ये 30 I2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने लिखा 30 I2 प्लस क्या था 60, वो 60 लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब ये वाला 30 I1 और ये 10 I1, तो कितने I1 हो गए, ये 30 और 10 जमा होकर 40 हो जाएंगे, तो हमने लिखा 40 I1। अब ये नेगेटिव का 40 I1 शुरू में लिख दिया, प्लस 30 I2 ये उसके बाद लिखा। अब प्लस का 60 वोल्ट है और नेगेटिव का 40 वोल्ट है, तो प्लस के 60 में से नेगेटिव 40 गए, तो हमारे पास प्लस का 20 बच गया, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ पर हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 10 कॉमन लिया। जब 10 कॉमन लिया तो ये 40 की बजाय 4 रह गया, ये 30 की बजाय 3 रह गया, और एक स्टेप हमने और कर दिया था, ये वाला 20 जो है इधर पॉजिटिव का था, उधर जाकर नेगेटिव का हो गया था। तो अब ये नेगेटिव के 20 और इधर 10 ये आपस में कट जाएंगे, इसका 0 इससे के 0 से कट गया, या ऐसे समझना है तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के डिवीजन में आएगा, तो यहाँ पर -2 बच जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या रहा, -41 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू -2। अब हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लिया तो ये 4 I1 प्लस का हो गया, ये अंदर वाला जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे -1 जो कॉमन लिया था वो नेगेटिव इस नेगेटिव से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर 4 I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल टू 2। तो ये लिखा 4 I1 नेगेटिव 3 I2 माइनस 3 I2 इज इक्वल टू 2। अब सेकेंड लूप जो है उसकी इक्वेशन भी मैं इधर ही बता देता हूँ। सेकेंड लूप जो है वो हमने शुरू की है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, चलें जो है वो हम B से शुरू कर लेते हैं, B C F E B। तो हम इधर E3 में से गुजर रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन लिया करंट की, तो E3 में से गुजर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे, इस E3 के साथ नेगेटिव E3 लिखेंगे। रेजिस्टर की वजह से फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, और वोल्टेज के लिए I2 R2 लिखेंगे ओम्स लॉ के जरिए से। लेकिन यहाँ पर I2 R2 तो तब लिख सकते हैं अगर सिर्फ एक ही करंट गुजर रहा हो, लेकिन यहाँ पर तो दो करंट गुजर रहे हैं। ये I2 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये वाला I1 जो है ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। चूंकि हम इस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं तो I2 को बड़ा मानेंगे, I1 को छोटा मानेंगे, इसलिए I2 माइनस I1 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे नेगेटिव का साइन डालेंगे रेजिस्टर की वजह से नेगेटिव,
फिर उसके साथ इंटू I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R2। तो उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, इसमें सिर्फ एक करंट गुजरा है वो I2, तो लिखेंगे नेगेटिव I2 R3। फिर इधर आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए E3 को हम कौन सा साइन देंगे, हम पॉजिटिव का साइन देंगे क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस E3 लिखेंगे। तो देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर यहाँ पर इसकी परसेंटेज कम करके बताने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हो जाए तो। जी, ये हमारे पास E2 अच्छा, ये वाली बैटरी E1 है, ये बैटरी E2 है, गलती से E3 लिखा गया है, ये E3 है, ये E1 E2 E3, इसका नाम E2 है, गलती से यहाँ पर E3 लिखा गया। अच्छा, अब इसको देखें, हम जा रहे हैं B से C की तरफ, फायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो E2 जो है उसको हम नेगेटिव का साइन देंगे, ये देखें यहाँ पर लिखा नेगेटिव E2। फिर उसके बाद रजिस्टर की वजह से हमने लिखा I2 माइनस I1 इंटू R2, ये लिखा हुआ I2 माइनस I1 इंटू R2 माइनस, फिर लिखा माइनस I2 R3, माइनस I2 R3। फिर हम जा रहे हैं, ऐसे जा रहे थे क्लॉकवाइज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो E3 जो है इसको हम प्लस लिखेंगे, तो E3 को हमने प्लस लिखा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू 0। E2 की वैल्यू 60 वोल्ट थी, वो लिख दी, R2 की वैल्यू 30 थी, वो यहाँ पर लिख दी, और R3 की वैल्यू 15 ओहम है, ये R2 की वैल्यू 30 ओहम थी, वो लिख दी, R3 की वैल्यू 15 है, वो लिख दी, E3 की वैल्यू 50 वोल्ट है, वो हमने लिख दिया। अब इसकी परसेंटेज बढ़ा लेते हैं, जी। अब इसमें ये लिखने के बाद हमारे पास ये नेगेटिव का 60 वैसे ही आ गया, इस 30 को अंदर मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव को मैं मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस 30 I2 आ गया, ये माइनस प्लस हो गया और 30 I1 आ गया, ये 15 I2 आ गया और ये 50 आ गया। अब 30 I1 ये तो वैसे का वैसे ही लिख दिया पहले शुरू में, और नेगेटिव का 30 I2 और नेगेटिव का 15, तो ये दोनों नेगेटिव के 45 हो गए I2। अब नेगेटिव के 60 में से प्लस के 50 चले गए, तो नेगेटिव का 10 रह गए। अब इसमें हम 5 को कॉमन ले सकते हैं नेगेटिव के 10 को उठाकर हमने इधर लिखा, और अब क्या किया, लेफ्ट साइड से हमने 5 को कॉमन लिया। जब 5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 6I1 और इधर बचेगा 9I2, 6I1 नेगेटिव 9 माइनस 9I2 और इधर 10 था, ये 5 इस 10 से कटा तो इधर 2 आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन बच गई 6I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, और जो पहले लिखी है वो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि इनमें से I1 या I2 में से किसी एक की वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 6I1 है और इधर हमारे पास है 4I1 है, तो बराबर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम इस तरह करें कि इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 दा 12I1 बन जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, तो 2 6 दा 12 बन जाएगा, दोनों 12 हो जाएंगे, ये भी 12I1 ये भी 12I1, और इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि ये वाला पॉजिटिव रहे और ये वाला नेगेटिव रहे। तो होगा क्या, ये I1 वाली टर्म्स कट जाएंगी और I2 करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन नंबर 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9I2 बन जाएगा, 9I2 नेगेटिव का, और ये हमारे पास नेगेटिव का ही 9I2 है। तो हम अगर इनको ऐड करते हैं तो फिर 9 नेगेटिव का 9 और नेगेटिव का 9 नेगेटिव के 18 हो जाएंगे। हम ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इन दोनों इक्वेशंस को। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन में ऐड कर दें
तो हम जो है ऐड करने पर ये नेगेटिव का 9i2 इस पॉजिटिव के 9i2 से कट जाएगा। पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ i1 बच जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको यूज़ करके हम i2 भी फाइंड कर लेंगे। बहरहाल तो ये हमने कहा इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर i1 एंड i2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 2 वी गेट। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 12, ये 9 और ये 6, ये लिखा 12i1 माइनस 9i2 इज इक्वल टू 6। और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 12i1 और माइनस के 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, इस 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो इस इक्वेशन सारी को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया और इस इक्वेशन को सारी को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब सामने नज़र आ रहा है कि अगर इन इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये 12 का i1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव 12i1 आपस में कट जाएंगे। यही हमने किया, आगे देखें। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 12i1 माइनस 9i2 इज इक्वल टू 6, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 12i1 माइनस 9i2 इज इक्वल टू 6, ये लिख दिया। और नीचे 12i1 माइनस 18i2 इज इक्वल टू 4। चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे ये नेगेटिव आ गया, ये वाला माइनस था प्लस हो गया, ये वाला प्लस था यहाँ पर माइनस आ गया। 12i1 से कट गया, प्लस के 18i2 में से 9 चले गए नेगेटिव के, तो ये प्लस के 9i2 रह गए। प्लस के 6 में से माइनस के 4 गए तो प्लस का 2 रह गया। और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की डिवीजन में आ गया। तो इस तरह से i2 की वैल्यू 2/9 एम्पेयर हमारे पास आ गई, ये हमने यहाँ पे लिखी है। अब इस वैल्यू को i2 की वैल्यू को आप ऊपर वाली जो 4 इक्वेशंस लिखी हैं उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास i1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, वो ज़रा ज़्यादा सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। इसमें हमने नेगेटिव का 4i1 वैसे लिखा, -3 वैसे लिखा, इस i2 की जगह पर 2/9 लिख दिया। देखें, -4i1 वैसे ही, नेगेटिव का 3 वैसे ही, और ये i2 की जगह पर 2/9 लिख दिया। राइट साइड पे 2 था वैसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये किया नेगेटिव का 4i1 और ये 3 बनता 3 3 3 था 9, तो ये नीचे 2/3, यहाँ पर 2/3 बच गया, 2/3। ये नेगेटिव का 2/3 उठाकर उधर ले दें तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। तो 2 + 2/3 अगर आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करें तो आपके पास 8/3 आ जाएगा। 2 + 2/3 एलसीएम नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर 3 × 2 = 6 आ जाएगा, +2 तो ये 8/3 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, ये 2 और ये नेगेटिव का 2/3 इधर आ गया, +2/3 एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आंसर आया 8/3। ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, या आप ऐसे इधर से ही कटिंग कर सकते हैं। ये 4 × 1 = 4 और ये 4 × 2 = 8, तो हमारे पास ऊपर 2 बच गया, नीचे 3, i1 आ गया। अब हमने क्या लिखा था कि i2 की वैल्यू 2/9 और i1 की वैल्यू 2/3। तो करंट थ्रू R1, उस R1 में से सिर्फ एक ही करंट गुजरा था i1 और उसकी वैल्यू 2/3, फ्रैक्शन में देखेंगे 0.66 एम्पेयर डिवाइड करके। और करंट R2 जो है, करंट थ्रू R2, उसको हमने लिखा था i1 - i2। तो मैंने आपको बताया था i1 करंट बड़ा है, i2 छोटा है। किस बुनियाद पे उस वक्त बताया था, मैंने यहाँ पर बताया था कि इन दोनों बैटरीज का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लें तो ये 20 वोल्ट आता है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। इसका 60 है, 60 है, इसका 40, तो 20 वोल्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ का डिफरेंस जो है। और इन दोनों का डिफरेंस लें तो 10 आता है। तो यहाँ पर 20 वोल्ट से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर 10 वोल्ट से, इसलिए ये वाला करंट बड़ा होगा i1। और आपने देखें जब हमने फाइंड किया तो यही हुआ, i1 की वैल्यू 2/3 है और i2 की वैल्यू 2/9 है। 9 डिनोमिनेटर बड़ा तो i2 कम, इधर डिनोमिनेटर छोटा तो i1 ज़्यादा। तो हमने i1 में से i2 को माइनस कर दिया, दरमियान वाले रेजिस्टर में से
करंट फाइंड करने के लिए। जब I1 माइनस I2 किया तो ये था 2/3 माइनस 2/9। कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें या एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 9, तो 3 दा 9, ये 3 जो है ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, इधर ऊपर 6 आ जाएगा। अच्छा, और इधर -2 आएगा, 6 - 2 तो ये 4 आ जाएगा, 4/9 एम्पेयर आ गया। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, 0.44 एम्पेयर। और इसके बाद जो है R3, इसमें से गुजरने वाला करंट, उसकी वैल्यू है 2/9, वो अकेला I2 गुजर रहा है, वो हम फाइंड कर चुके हैं, 2/9 है, तो 0.22 एम्पेयर हमारे पास। तो इसकी डायरेक्शन भी वही है जो हमने ली है कि F से E की तरफ है। ये आप देखें, ये F से A की तरफ, और इसकी डायरेक्शन जो है A से D की तरफ, और इसकी C से B की तरफ, यानी हमने सही एक्चुअल डायरेक्शन में ही ये इमेजिनेशंस ली हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट जो है हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 12 है, सॉरी 14 है, और चैप्टर नंबर 14 में हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिज्म जो है वो मकनातीसियत को शो करता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मूव करने वाले चार्जेस कि सराउंडिंग में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लिख लेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बरकी मकनातीसियत उर्दू में हम इसे कहते हैं कि ऐसी फिजिक्स की शाख जिसमें चार्जेस के फ्लो करने की वजह से उनकी सराउंडिंग में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एसोसिएटेड का मतलब होता है मुंसलिक होना, अटैच होना। तो चार्जेस के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उनके साथ अटैच होती है, पैदा होती है, उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। हैंस ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था, 1820 में उसने ये जो है वो ऑब्जर्व किया कि जब चार्जेस किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो उनकी सराउंडिंग के अंदर क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, मकनातीसी फील्ड पैदा हो जाती है। और इस इफ़ेक्ट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ताल्लुक करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के साथ है, तो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो यूज़ है। फर्ज करें हमारे पास जो है ये एक कार्डबोर्ड है और इसमें ये एक तार जो है वो गुजर रही है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन इस तरह है। तो हमने कंपास रखा इसकी मुख्तलिफ जो है वो पोजीशंस के ऊपर, तो कंपास की निडल की डायरेक्शन पहले इस तरफ थी, जब यहाँ पर रखा तो इसकी निडल की डायरेक्शन इस तरफ, जब यहाँ पर रखा तो इस तरफ, जब यहाँ पर रखा तो इसकी निडल की डायरेक्शन ये इस तरफ है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप मेरे कर्सर को जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो होगी। कंपास की निडल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ और इस पॉइंट पर इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है, देखें ये अगर आपको ये मार्कर नज़र आ रहा हो तो कंडक्टर जो आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए से नज़र आ रहा है उसमें भी करंट अपवर्ड जा रहा है। तो हम राइट हैंड रूल अप्लाई करके ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो कहता है होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड विद इरेक्ट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, देन कर्लिंग फिंगर्स विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, टॉप व्यू से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपको नजर आएगी। होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड विद इरेक्ट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर्स विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस केस में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है टॉप व्यू के लिहाज से। अच्छा, अब यहाँ पर 3 पॉइंट सुनिएगा, सब लोग ये कर्सर जो है इसकी पोजीशन को देखेंगे। कंडक्टर के करीब जो है मकनातीसी फील्ड ज़्यादा होती है,
जैसे ही हम कंडक्टर से दूर जाते हैं तो ये मकनातीसी फील्ड, इसकी शिद्दत, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. द फील्ड नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्ट्रॉन्गर when distance from the current carrying conductor is increased, then value of B mean magnetic field decreased. B की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाती है जब हम इस कंडक्टर से दूर जाते हैं. B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल B, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वैल्यू को. अच्छा, एक बात. दूसरा, उतनी देर तक इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जब तक करंट गुजरता रहेगा. जैसे ही करंट कम होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये करंट का फ्लो ख़त्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगी. करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है. दो बातें मैंने बताई कि कंडक्टर के करीब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, उससे दूर वीक. दूसरी बात मैंने ये बताई कि करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, करंट नहीं गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी करंट का फ्लो अगर रुक जाए. अच्छा, तीसरी बात, करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत भी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. और जितना करंट की वैल्यू कम उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी. अच्छा, चौथी बात, बुक में 2-3 पॉइंट लिखे हैं. चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, हमने राइट हैंड रूल लगाया. और अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर दें, यानी इस तरह करंट फ्लो करें, तब हम अपने दाएं हाथ के, राइट हैंड के जो थंब है उसको डाउनवर्ड शो करेंगे और फिर कंडक्टर को पकड़ेंगे. अब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगी. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट, रिवर्स कर जाएगी. और अगर करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन सेम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जिधर है उधर ही रहेगी. एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी. अगर ये डाउनवर्ड चला जाएगा तो ये भी अपोजिट हो जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज बन जाएगी. तो यही यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आप लोग जो है वो इनको एक दफ़ा रीड कर लेंगे. और अगर आपको इनमें कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग पूछ लेंगे. यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ होल इन द हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ कार्डबोर्ड. प्लेस द स्मॉल कंपास नीडल्स ऑन द कार्डबोर्ड अलोंग द सर्कल विद द सेंटर एट द वायर. तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कंपास को रखें और ऐसे सर्कल पे रखना है कंपास को जिसका सेंटर ये वायर हो, यानी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपने लिखना है. All the compass needles will point out in the direction of north south. तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ, इस कंपास नीडल को नॉर्थ इस तरफ फील हो रहा है और साउथ इधर फील हो रहा है. इस पॉइंट पे इसको नॉर्थ इस साइड पे फील हो रहा है, साउथ इस साइड पे फील हो रहा है, इस तरह अप टू सो ऑन. नो passes a heavy current that through the wire. अब इस करंट, इस वायर में से हैवी करंट पास करें, बैटरी जो है उसको कनेक्ट करेंगे. It will be seen that the needles will rotate and will set themselves tangential to the circle. अगर करंट पास नहीं कर रहा तो नेचुरली जो है ये कंपास नीडल जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर रही होती है. लेकिन जब करंट पास करेगा तो फिर ये इसके लिहाज से कंपास नीडल जो है अपने आप को, अपनी पोजीशन को जो है, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर लेती है. तो वैसे नॉर्थ साउथ जैसे नेचुरल है उस तरफ शो होगी इसकी नीडल, लेकिन अगर करंट गुजरेगा तो जिस तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की, कंपास की नीडल भी उसी तरफ शो करेगी. ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ नीडल इज आल्सो रिवर्स्ड. अगर आप बैटरी को उल्टा जोड़ दें, इधर नेगेटिवली लगा दें, इधर पॉजिटिव लगा दें, तो कंपास की नीडल जो इस तरफ शो हो रही है वो इस तरफ शो हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. एज द करंट थ्रू द वायर इज स्टॉप्ड ऑल द नीडल्स अगेन पॉइंट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर करंट रुक जाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी तार की ख़त्म हो जाएगी. अब ये है कि ये जो कंपास है वो वैसे नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर दोबारा जो है वो शो, उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करना शुरू कर देगा. यानी इसकी नीडल जो है वो नॉर्थ की तरफ होगी और उसकी जो बैक साइड है उसको हम साउथ काउंट करेंगे. तो ये देख लेंगे. अगर इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, इसको रीड भी कर लेंगे इन पॉइंट्स को, तो फिर वो आप लोग पूछ लेंगे. तो अल्लाह हाफिज़.